आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि दिल्ली देश का दिल है और मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता ये देश के दिमाग हैं। मुंबई कभी रुकता नहीं है, वो शहर चलता रहता है, लेकिन दिल्ली जो है इमोशनल शहर है काफ़ी हद तक। और दिल्ली में ये भी है कि भाई देखो, हमको अपने से मतलब है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दिल्ली एक हादसों का शहर है। हाँ, दिल्ली में सिचुएशन पिछले 10 सालों से बहुत अच्छी नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? ये जो हादसा हुआ ये एक्सीडेंट इन वेटिंग था, जो यूपीएससी एस्पायरेंट के साथ हुआ। क्या विश्वास करेंगे कि यहां पे किशोर कुशवाहा एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने लिखा था एमसीडी को कि मेरे भैया कार्रवाई कर दो, इलीगल है, ये हादसा हो जाएगा। कोई 15 दिन हो गए, नो एक्शन हैज बीन टेकन, कुछ नहीं हुआ। बस वो कंप्लेन जो है वो आगे बढ़ती रही। ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट सो? किसको ब्लेम करेंगे आप बताइए? एमएलए को, मेयर को, पुलिस को? किसको ब्लेम करेंगे? कोचिंग को? यहां पे औकात नहीं है किसी के आने की, सब मुंह छुपा रहे अपना। ना कोई मंत्री आ रहा है, ना कोई एमएलए आ रहा है, क्योंकि उनको पता है उनकी गलती है। पुलिस आ रही है, पुलिस क्या करे? कोचिंग के टीचर्स तक नहीं आ रहे हैं। 20 कोचिंग के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के टीचर्स, आपको पता है, जैसे वो उनके, आप समझिए कि इलीगल बेसमेंट कार्रवाई हुई है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्लेम किसको करेंगे? आप अरविंद केजरीवाल को करेंगे कि आप विनय सक्सेना को करेंगे? आप किसको ब्लेम करेंगे? दोनों ही कल्प्रिट हैं। कैसे हम बात करेंगे इसकी, केस स्टडी हम करते हैं अच्छे से। देखिए मेरी बात समझिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं यही बोलता हूं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, बट मैं समझ में नहीं आता मुझे कि जब आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमने लक्ष्य बैच अपने 10,000 रुपए का चलाया है 1 साल का। अब यही बैच को करने के लिए बच्चे 2-2 लाख रुपए देते हैं ऑफलाइन, और वहां पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। जब आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं कह रहा हूं कोचिंग मत भी करो, अब विदाउट कोचिंग घर में रहो, आराम से घर में बैठ के एग्जाम निकालो। क्यों जाना है मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर? मुझे आज भी समझ में नहीं आता। मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूं इस बात पे, है ना। ये मेरे समझ के बारे में, मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। तो मैं कई बच्चों को समझाता रहता हूं, बेटा घर में बैठ के, घर में तुमको बहुत सहूलियत मिलेगी। तुमको लगता है तुम्हारे घर में माहौल नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपने शहर में ही कमरा ले लो, ये जरूरी रहेगा। चलिए, हमने ये 10,000 MCQs का कोर्स चलाया। अब भैया देखो, वही बता रहे ना कि आपको दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे ही, आप कहीं बाहर जाओगे कोचिंग करोगे, बहुत पैसा लगेगा, यहीं पे ही आप कोचिंग कर लो ऑनलाइन, घर में बैठ के, सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा टाइम मिलता है। ये कोर्स वैसे तो 999 का है, हमने निकाला है, ठीक है ना। 5 से 6 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, 1 साल की वैलिडिटी है। जो भी वनडे एग्जाम है, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। लक्ष्य बैच तो हमने निकाला ही निकाला है, यूपीएससी को, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस उसकी ऑलरेडी चल रही हैं, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का कोर्स हमने निकाला है। अब यहां पे ये कूपन कोड आप यूज करेंगे 10,000, तो आपको शुरुआत के 250 बच्चों को एडिशनल 500 ऑफ मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो अभी आरओ एआरओ की भी जो री एग्जाम है वो होने वाला है, तो आप कोर्स को ले सकते हैं, आपको फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, अब बड़ी बात यह है कि हमारे शहर को लकवा मार गया है। दिल्ली दिल है। कैसे दिल है? देखिए, दिल्ली एक पावर सेंटर है, देश की नब्ज है। सारे बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली में बैठते हैं, पीएम से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर एवरीवन इंक्लूडिंग द सीएम ऑफ दिल्ली सिट्स इन न्यू दिल्ली। कोई भी आपको काम करना है दिल्ली जाओ, पार्लियामेंट हमारी दिल्ली में है। उसके बावजूद वाई द कैपिटल हैज ऑल द सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस? क्यों ये जो शहर है इसको लकवा मार गया है? ऐसा क्या हो गया है कि दिल्ली में उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रही चीजें? एक इतना शानदार शहर जहां से हमारा इतिहास शुरू हुआ, जहां से मेडाइवल दिल्ली सल्तनत सब यहीं से, इसीलिए तो दिल्ली को कैपिटल बनाया। आर्यवर्त शुरुआत से ही, महाभारत से लेकर उसके बाद जितना हमारा 5,000 साल का इतिहास है, दिल्ली सेंटर में रहा है। जो दिल्ली जीत गया वो भारत जीत गया, ऐसा बोला जाता था। लेकिन स्टिल आज अगर आप देखो तो वो वहीं का वहीं है। वो शहर, बिल्डिंग्स तो बन रही है बट प्लानिंग है नहीं। अर्बन प्लानिंग में दिल्ली मात खा रहा है, एनसीआर में पानी भर जा रहा है, दिल्ली में पानी भर जा रहा है, लोग नाव चला रहे हैं, मौत हो रही है। सोचिए, कोई पढ़ने जा रहा है, उसकी मौत हो जा रही है। ये समझ के बाहर है। तो जो अर्बन मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं झगड़ा है। देखिए दिल्ली, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। देखिए एक चीज समझिए, दिल्ली कब चल सकती है? भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, या तो दिल्ली को, जैसे यहां पे जो रेसिडेंट, जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट है अतुल गोयल,
RWA में एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसका नाम है ऊर्जा, उसके प्रेसिडेंट अतुल गोयल बोल रहे हैं कि भाई या तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दो या राज्य बना दो। मैं भी हाथ जोड़ के यही बोलूंगा, या तो दिल्ली को आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए या तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे केंद्र भी बैठते हैं, सारे मिनिस्टर ये बैठते हैं, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर लैंड किसके पास है, केंद्र के पास है, तो ऑफिसर्स भी केंद्र के पास है। एमसीडी इस समय आम आदमी पार्टी के पास है। आप ये समझिए कि ये झगड़ा चलता ही रहेगा, या तो आप इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए या फिर स्टेट बनाइए। तीसरा ऑप्शन ये है कि या तो जो केंद्र में सरकार हो यही दिल्ली में सरकार हो। जैसे शीला दीक्षित रही बहुत लंबे समय तक सीएम, जितने समय तक वो सीएम रहे उतने समय तक कांग्रेस भी सेंटर में थी, तो दिल्ली ठीक से चल रहा था। अगर आम आदमी पार्टी केंद्र में आ जाती है और स्टेट में भी दिल्ली, यहां पे मतलब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी रहती है जो कि है, तो सही चलेगा। अगर केंद्र में इस समय बीजेपी है, अगर दिल्ली जब चुनाव होते तो बीजेपी, तो सही चलेगा। यही ऑप्शन है, वरना तो लड़ते ही रहेंगे। ऐसा अभी फर्स्ट इंस्टेंस में तो यही लग रहा है। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आपको क्या लगता है तीन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दिल्ली में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, और ये जो डेथ हुई है हमारे 3 बच्चों की, जो कि मैं बताया ना कि यही बच्चे जो हैं ये हमारे देश का भविष्य है। दे आर क्रीम, है ना। श्रेया, नवीन और वो लड़की का नाम क्या था मैं भूल गया, ठीक है। जो 3, श्रेया जो थी वो 25 साल की थी, पोएट्री का बहुत शौक था, KNIT से उन्होंने BSc किया। नवीन PhD कर रहे थे, राइट। और जो एक और बच्ची थी वो भी तेलंगाना से आती थी। तो आप ये समझिए कि ये हमारे ये युवा हैं, बहुत खुश, देवर सुपर हैप्पी। और ये हमको फिर मतलब ऐसा हादसा देखने को मिला। अब ये अभी मैंने लेक्चर लिया था, पिछला लेक्चर, की मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में किस तरीके से चीजें धड़ल्ले से चल रही, इलीगल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला कि हम बुलडोजर चला देंगे, आपने बोला कि हम ये ध्वस्त कर देंगे, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हो, इस्तीफा दो भाई। MCD, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट, MCD जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, कोई भी किसी भी शहर में एक लोकल गवर्नमेंट होती है। वो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, 74th अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था, आर्टिकल 243 इसीलिए जोड़ा गया था। उसका मतलब यही कि लोकल गवर्नमेंट होगी। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज, 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। 94% यही देखते हैं सब कुछ। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड भी है, PWD भी है, ये सब भी है, लेकिन जो मेन अथॉरिटी है वो MCD है। अब अभी MCD के भी चुनाव होते हैं। अभी बहुत समय तक बीजेपी इस पे काबिज थी, लेकिन अब जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, सिंपल मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी आ गई। उसमें भी काफी ज्यादा बवाल हुआ, आपने देखा। खैर छोड़िए, उसको नहीं अभी डिस्कस करते। लेकिन आम आदमी पार्टी, तो इस समय आम आदमी पार्टी कहां पे है, आम आदमी पार्टी इस समय रूल कर रही है दिल्ली में। CM अरविंद केजरीवाल जो कि बेल पे बाहर है। उसके बाद MCD में भी आम आदमी पार्टी, यानी कि 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर किसके पास है, MCD के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब जिम्मेदारी किसकी, MCD की है। लेकिन यहां पे कैच है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय सक्सेना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी हो, केंद्र और यहां पे जो मतलब जो बीजेपी है जो केंद्र में है, और आम आदमी पार्टी, वो लड़ाई जब से पिछले 10 सालों से चालू है। पिछले 10 सालों से कभी एक सिटिंग CM इस्तीफा दे देता है, कभी वो धरने पे बैठ जाता है, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उन पे बरस पड़ते हैं। बहुत 10 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं दोनों के बीच में। कितने समय से दोनों आंख से आंख नहीं मिलाए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो केंद्र की सुन रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि आप काम तो सही से तो काम करिए, आपके पास सरकार है, आप हर चीज में हमको घसीट रहे हो। सौरभ भारद्वाज, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि हमने बुलाया डिसिल्टेशन के लिए, लेकिन कोई ऑफिसर, अब देखिए बहसबाजी हो रही है। फरवरी को यहां पे एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग बुलाई थी सौरभ भारद्वाज ने, बता रहे कि कोई भी आयस नहीं आया, नोबडी हैज स्टैंड अप, क्योंकि वो केंद्र की सुन रहे हैं। MCD में जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो कौन है, वो चुन के आएंगे, वो आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, देखिए एक होता है जैसे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या देंगे आदेश, इंप्लीमेंट कौन करेगा, IAS ऑफिसर्स। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बीजेपी के पास है, वो केंद्र के पास है, जो एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन टसल, भयानक है ना। स्टैंडिंग कमिटीज बता रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट, 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 5 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं हुए क्योंकि कमिटीज ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी है। क्यों, टसल।
चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको लेटर लिखा गया, सौरभ भारद्वाज बोले, उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे मैंने 12 अप्रैल को बारिश से पहले मैंने पूरी मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक भी आम आदमी पार्टी का मंत्री नहीं आया। तसल लड़ाई। तो ये जो ईगो की कॉन्फ्लिक्ट है कब तक चलेगा भाई? साथ में काम कर लो। हमारी पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई, भारत की पॉलिटिक्स। एक समय पे जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, दिन में वो चुनाव की कैंपेनिंग करते थे, शाम को बैठ के चाय पीते थे। लेकिन आज आप देखिए कितनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। आप समझ रहे हैं? कोई चौकीदार चोर है कहता है, कोई खटाखट कहता है, खटाखट खटाखट खटाखट, कोई पप्पू कहता है। तो ये सब ये क्या है? ये सही नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स अगर ऐसी होगी तो फिर भुगतना हमको पड़ेगा। ये साथ में काम नहीं कर रहे, ये लड़ रहे हैं आपस में। कोई भी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। क्या दिल्ली डूब गई है, डिसिल्टेशन का किसका काम है? ये एमसीडी का काम है। एमसीडी कह रही है कि भैया आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी सुन नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि फालतू की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पावर है, आपके पास सब कुछ है, तो आप करेंगे कि हम करेंगे? जब एमसीडी को लेटर लिखा गया था कि भैया यहां पे परमिशन लाइब्रेरी के लिए, कुछ तो परमिशन लाइब्रेरी के नाम पे परमिशन ले लिए बेसमेंट की, और आपको पता है वहां पे पीजी चला रहे हैं, ये हालत है। जब एमसीडी को ऑलरेडी लेटर लिखा जा चुका था तो फिर एमसीडी ने क्यों एक्ट नहीं किया? बताया जा चुका था। तो सबसे पहले बुलडोजर तो इन अफसर के घर पे चलना चाहिए। आप क्या कोचिंग्स पे चलाओ, ठीक है, इलीगल काम कर रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा ये हादसा नहीं, हत्या है। सेकंड बहुत बड़ा जो सवाल ये है कि दूसरा सवाल कि आखिरकार ये हादसा हो गया, लेकिन इससे 4 दिन पहले मैंने ही अकेला था जब मैंने लेक्चर बनाया था इस पे, जो नीलेश करके थे, पटेल नगर में रहते थे यहीं पे ही, और मतलब ये मुखर्जी थोड़ा सा दूर, पूरा पानी भरा हुआ था, तार का जंजाल है। आप ऊपर देखें ना पोल पे, स्पाइडरमैन बताते हैं यहाँ पे लोग, स्पाइडरमैन आते हैं, तार एकदम जाल की तरह वो खोल के चले जाते हैं। तार जो है वो टच कर रहा था पानी में, और लोहे का गेट जो था वो पानी से टच कर रहा था। वो बच्चे ने छुआ, मर गया करंट लग के। कोई बात नहीं उठी, मैंने लेक्चर बनाया था उस समय। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे हादसे हुए, ये नया नॉर्म बन गया कि हादसे होंगे भैया, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यही होगा। तीनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? तीनों की लड़ाई में पिस रहा है आम आदमी, वो स्टूडेंट जो वहां पे रह रहा है। दिल्ली में सेफ्टी कंसर्न्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? केंद्र के पास है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स है, यहाँ पे दिक्कतें हैं। सौरभ भारद्वाज ने ये भी बताया, लेकिन सौरभ भारद्वाज क्या को बहुत वो भी कुछ नहीं ऐसा। भाई आपके पास है ना सरकार, तो आप चला रहे हो, आपके पास सारी पावर है, क्या कर रहे हो आप? तो ये समझना पड़ेगा, ये लड़ाई को छोड़ के इन सबको साथ में काम करना पड़ेगा। जो आपके पास है कम से कम वो तो करो। और यही आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लगते रहते हैं। मीटिंग में कोई नहीं आ रहा है, बता रहे कि आईएएस को बुला रहे, वो नहीं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हम जब मंत्री को बुलाते तो वो नहीं, हमारी आईएएस सुनते नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है, हमारे ऑफिसर सुनते नहीं है। ये चीज है। अब आपको पता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 लाख को कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इंटरवीन किया था कि भैया आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस पे कूदा था कि भैया पावर स्ट्रगल चली, मामला कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी, जो पिछले साल ये हादसे होते रहे हैं, आग लग गई थी, कितने बच्चे जो है वो घायल हो गए, जल गए, एक ही एग्जिट एक ही एंट्री। अगर आप पीजी देख लेंगे ना राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, आप डर जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो दिल्ली जो है, अब ये देखिए कि 1951 में पार्ट सी में आया था, ठीक है, उसके बाद यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बन गया, फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जीएनसीटीडी एक्ट 1991 में ये पास हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट 1991 में जब ये पास हुआ तो इसमें पावर्स डिफाइन की गई कि केंद्र को, मतलब केंद्र को कितनी पावर है और यहां पे राज्य को कितनी पावर है। फिर ये वाला बड़ा 2021 में जो जीएनसीटीडी एक्ट है, इसमें कुल मिला के बात यही थी कि जो पूरी पावर है, जो ऑफिसर्स के पास पावर है, वो अब एलजी का फाइनल डिसीजन होगा, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एलजी कंट्रोल करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 500-400 से ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के पास डायरेक्ट है।
तो वही मैं बता रहा हूं कि इन सबको भूल के साथ में काम करना पड़ेगा। और ये पूरा की पूरी क्रोनोलॉजी है 2014 से लेकर अभी तक। कभी यहाँ पे लोकपाल बिल पे जो है ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं पास होने देंगे। कभी कमिटी को अरविंद केजरीवाल रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं होगा, ये बेकार कमेटी है, तो केंद्र से। यही चलता चला आ रहा है। आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बात इतनी सी है कि हर डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, ये बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। अब डेडलॉक बन जाता है, तो जब डेडलॉक बनता है तो करे कैसे फिर काम किया जाए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो भी इसमें मेंबर होता है। होम सेक्रेटरी जो है वो भी मेंबर सेक्रेटरी होता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होता है। यानी कि एक तरीके से सीएम जो है वो आदेश देगा, बाकी जो इंप्लीमेंटेशन की काम है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, ठीक है ना। और ये आपकी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है जो लोगों को करती है। तो अल्टीमेटली ये सब के सब रिपोर्ट करता है नेशनल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है ना। और जो आईएएस है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ऑफिसर्स इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एक इलेक्टेड बॉडी होती है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव वो जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो ब्यूरोक्रेट्स के होता है और वो सीधा सीधा केंद्र ही भेजता है। और जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो होते हैं आपके पार्टी के, ठीक है ना। तो प्रोविजंस यही जो मैंने आपको बताया। अब ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में इसको कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं, एक तो नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली, फिर ईस्ट दिल्ली, फिर साउथ दिल्ली, बस 3, दैट्स इट, ठीक है ना। पहले तो बहुत सारे डिविजन्स थे और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी पैदा कर रहा था कि कुछ एरिया को बहुत ज़्यादा साउथ दिल्ली सुपर डेवलप्ड, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट में जाओगे तो कुछ खास नहीं, मतलब ईस्ट दिल्ली भाई उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो इस पर काफ़ी विवाद हो, तो इसीलिए ये पूरा मतलब यूनिफाई कर दिया, यूनिफिकेशन होगा। बट यूनिफिकेशन के बावजूद दोस्तों 3 सिविक बॉडीज़ को यूनिफाई कर दिया गया, बट स्टिल चीज़ें उतनी सही नहीं हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या? उसका सोल्यूशन यही है जो मैंने बताया, या तो आप इसको केंद्र बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, या फिर आप इसको पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। बट इससे भी चीज़ें बेटर नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये आसान नहीं है इतना। नहीं सॉरी, इससे बेटर हो जाएगी, बट ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा। तो क्या कर सकते हैं? सिंपल, साथ में काम करो, दैट्स इट। आप अपनी दुश्मनी को भुला दो, आप अपनी ईगो को साइड में रख दो। भाई इलेक्शन जब टाइम आएगा तो एक दूसरे के ऊपर कर्ज लेना, अपने काम बोलेगा ना, काम बोलेगा किसने कितना काम किया है। लेकिन दिल्ली को पॉलिटिक्स का अड्डा ना बनाओ, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग आते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है जो 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 का, उसने बोला कि भाई नगर जो पालिका है वो बनाई जाएंगी और 24 आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिका के प्रोविजन को डिफाइन करता है। एक 12th शेड्यूल भी, 11th शेड्यूल पंचायती राज के लिए और 12th शेड्यूल जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। ये हर राज्य जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगा, जिसको म्युनिसिपैलिटीज बोला जाएगा। वैसे 8 तरीके की, एम लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी होगी, 8 तरीके की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और 243 क्यों ये बोलता है कि ऑब्लिगेटरी है कि आप हर शहर में ये लोकल गवर्नमेंट होगी होगी, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो। लेकिन जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट गुड। थैंक यू सो मच।